हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राचीन इतिहास का लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29। और दोस्तों, इंटरेक्शंस और इनोवेशंस का जो ये 500 साल का लंबा पीरियड रहा, 200 बीसी से लेके 300 सी के बीच, इस पूरे पीरियड को डिटेल में कवर करने की डायरेक्शन में आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 इसका 8वां पार्ट होगा। और दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए, प्रीवियस लेक्चर्स के लिए या सभी फ्यूचर लेक्चर्स के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस मटेरियल होगा वो होगा ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह, या प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास बाय उपेंद्र सिंह जी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी इस रिसोर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर 29 है, इसको हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछला लेक्चर 28 खत्म किया। लेक्चर नंबर 28 में हमने 3 बड़े ही मेजर टॉपिक्स को डिटेल में आपके साथ कवर किया। सबसे पहले हमने बात की शैविज्म के बारे में, उसके बाद हमने बात की विष्णुइज्म के बारे में, एंड फाइनली हमने बात की शक्ति वर्शिप के बारे में। किस तरीके से इन 500 साल के पीरियड में भगवान शिव की, लॉर्ड शिवा की जो वर्शिप है उसके फॉर्मेट्स चेंज होने लगे, कैसे इवॉल्व होता हुआ देखा गया शिवजी की वर्शिप का पूरा पूरा कल्चर, कौन कौन से डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट कल्ट्स इसमें आकर मिलने लगे। फिर हमने बात की विष्णुइज्म की, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट सब कल्ट्स या सब सेक्ट्स आप कह सकते हैं, भगवान नारायण, वासुदेव कृष्णा एंड श्री लक्ष्मी जी। उसके बाद हमने बात की शक्ति वर्शिप की, दुर्गा वर्शिप की, किस तरीके से, क्या इंपॉर्टेंस रही, किन चीजों के साथ इन सभी सेक्ट्स को, आइडियोलॉजीज को, थॉट प्रोसेसेस को, गॉड्स को उस वक्त एसोसिएट करके देखा गया। और दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर 29 है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस पीरियड में, इस 500 साल के लंबे पीरियड में हमने बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। यही वो पीरियड रहा जिसमें हमने महायान बुद्धिज्म की इमर्जेंस या उसका उदय होते हुए देखा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैनिज्म में भी इस पीरियड के दौरान ही ये जो स्किज्म है, मतलब ये बंटवारा है दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर का, ये हमको इवॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस 500 साल के पीरियड में, बिटवीन 200 बीसी टू 300 सी में, हमें इंडियन बुद्धिज्म में महायान जो सेक्ट है उसका राइज देखने को मिलता है। और अगर आप इसके टेक्सचुअल मीनिंग पे जाएं तो महायान का मतलब है बड़ा यान, द ग्रेटर व्हीकल, और हीनयान का मतलब है लेसर व्हीकल, मतलब छोटा व्हीकल। और ये दोनों टर्म्स, महायान खुद के लिए और बाकी सभी के लिए हीनयान, इस टर्म को कॉइन किया, दिया महायानिस्ट ने। मतलब जिन लोगों ने महायान बुद्धिज्म फॉर्मेट को अपनाना शुरू किया, उन्होंने खुद को माना महायानिस्ट, ग्रेटर व्हीकल, और बाकी जो लोग बाकी फॉर्मेट्स में बुद्धिज्म को मानते रहे उनको कहा गया हीनयान, लेसर व्हीकल। अब जाहिर सी बात है, अगर यही टर्म नॉन महायानिस्ट ने दी होती तो अपने व्हीकल को ग्रेटर व्हीकल कहते और शायद दूसरों को लेसर व्हीकल कहते। हमेशा होता ऐसा ही रहा है कि जो भी अपनी टेक्स्ट लिखता है, अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखता है, अपनी हिस्ट्री लिखता है, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जो इनिशियल ओरिजिन्स है महायान के, एग्जैक्ट तो उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है जो महासंघ का स्कूल है उसके साथ कहीं ना कहीं इसको ट्रेस किया जा सकता है, एसोसिएट किया जा सकता है। अब यह कह पाना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जैक्टली किस पार्ट से शुरुआत हुई होगी महायान की, यह कह पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। और हाल ही में कुछ सालों तक यह समझा जाता था कि महायान का जो ये राइज है इन 500 साल के पीरियड में, इसको एक मेजर स्प्लिट के तौर पे, इसको एक मेजर
स्किज्म के तौर पे, डिफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं पूरे बुद्धिस्ट संघा में। लेकिन हाल ही की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इसको एग्जैक्ट स्प्लिट नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट अगर आप समझने की बात करें तो जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बुद्धिज्म में महायान के उदय को हमेशा क्रिश्चियनिटी के व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश की। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, एटसेट्रा, वो एग्जैक्टली अलग अलग तरीके से स्प्लिट ग्रुप्स माने जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी महायान और हीनयान को मापने की कोशिश की। लेकिन अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करें तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में नया जो थॉट प्रोसेस रहा महायान का इस 500 साल के पीरियड में, इसको मोनास्टिक डिसिप्लिन के साथ एसोसिएट करना ज्यादा सही होगा डॉक्ट्रिनल इश्यूज के बजाय। मतलब मेजर आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस नहीं रहे, सिर्फ कुछ चीजों को लेके ही महायान वर्सेस हीनयान जो ग्रुप्स रहे, सेक्ट्स रहे, कल्ट्स रहे, उसमें प्रैक्टिसेस को लेके थोड़े बहुत डिफरेंसेस इस वक्त देखे गए। और इसी वजह से यह कह देना कि जब महायान राइज होने लगा इस पीरियड में तो बुद्धिस्ट संघ स्प्लिट हो गए, बंट गए, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। यह भी सच है कि महायान का जो राइज है वो बाहर से नहीं हुआ। इनफैक्ट महायान ऐसा लगता है कि कुछ मॉन्क्स, नन्स संघा में रहते हुए उनको लगने लगा होगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इनको हमें शायद इवॉल्व करना होगा, दूसरे तरीके से भी चीजों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर ही बुद्धिज्म के ट्रेडिशनल आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हुए महायान को जन्म दिया होगा। विनय रूल्स जो हैं, जो मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए डिसाइड करते हैं डिसिप्लिनरी रूल्स, वो कहीं भी इस चीज के लिए मना ही नहीं करते कि अगर मॉन्क्स चाहें, नन्स चाहें तो किसी पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन या प्रैक्टिस के ऊपर अपने डिफरेंट व्यूज वो रख सकते हैं। मतलब उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलाउड था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म की ट्रेडिशनल मोनास्टिक कम्युनिटी थी उसी में हो सकता है कुछ लोगों को लगा हमें थोड़े से प्रैक्टिसेस में चेंज करके एक नई थॉट प्रोसेस को जन्म देना चाहिए, जिसको कहा गया महायान। और इसको जो ट्रैवलर्स हैं फैक्सियन और जुनजुआंग, इन्होंने भी कंफर्म किया जब उन्होंने इंडिया विजिट किया 4th, 5th एंड 7th सेंचुरी के आसपास। उन्होंने कहा कि जो महायान और नॉन महायान मॉन्क्स हैं उनको सेम मोनेस्ट्रीज में एक साथ रहते या फिर एक साथ उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है कि जो हीनयान जिनको कहा महायानिस्ट ने, हीनयान सिर्फ भगवान बुद्धा की ही वर्शिप करते थे और इमेज फॉर्मेट में नहीं, उनके रेलिक्स, स्तूपास के फॉर्मेट में। वहीं हीनयान्स ने कहा कि बुद्धा के अलावा जो बोधिसत्वास हैं उनकी भी वर्शिप अब हम करेंगे। महायान शुरुआत में एक अलग टाइप का मूवमेंट आप नहीं कह सकते जिसने संघा को स्प्लिट कर दिया हो, तोड़ दिया हो। और कई सारे जो महायान सूत्रास हैं उनको बाद में चाइनीज में भी ट्रांसलेट किया गया रफली 2nd सेंचुरी सी के आसपास। और जो कॉम्पोजिशन है अर्लीस्ट सूत्रास की महायान की, उसको आप 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास प्लेस कर सकते हैं। जो महायान के सूत्रास हैं वो बुद्धा की टीचिंग्स को ही कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं, अपने आप को एक रेडिकल ब्रेकआउट ग्रुप की तरह पोर्ट्रे नहीं करते हैं ओल्डर पुराने ट्रेडिशन से। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि जो पुराना हमारा बुद्धिज्म का ट्रेडिशन रहा है जिसमें सिर्फ बुद्धा के रेलिक्स को ही वर्शिप किया जाता है, बोधिसत्वास को वर्शिप नहीं किया जाता, उसको हम बस थोड़ा सा और इवॉल्व करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लॉर्ड बुद्धा के अलावा बोधिसत्वास की भी वर्शिप की जाए, उनकी इमेज की भी वर्शिप की जाए। फॉर एग्जाम्पल महायान की जो कॉम्पोजिशन है जैसे कि ललित विस्तारा, इसमें बहुत सारे जो पैसेजेस हैं जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कैनन या बुक्स रही हैं पाली में लिखी हुई, उनसे ही पैसेजेस को लिया गया है। लेकिन यह भी सच है कि महायान टेक्स्ट में पाली के बजाय अब संस्कृत का ज्यादा यूज, बढ़ता हुआ यूज देखा गया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट महायान सूत्रास की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जैसे कि प्रजन परमिता सूत्रास, और जिसमें सबसे पुराना अगर आप कहें तो वो है
अष्टासहर्षिका। महायान क्लासिक एक्सपोजिशन आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की, थिंकर्स की, जिसमें कुछ मेजर मोस्ट प्रोमिनेंट वंस हैं नागार्जुन, आर्यदेवा, अशंगा एंड वासुबंधु। चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट्स भी कहते हैं कि जो महायान की हिस्ट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसको एक रेडिकल इमीडिएट स्पॉन्टेनियस स्प्लिट आप नहीं कह सकते। काफी सारा जो एविडेंस है वो हमें इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी मिलता है और बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट से भी मिलता है। आइडिया जो रहा बोधिसत्वा का, ये तो ट्रेडिशनली बुद्धिज्म का हमेशा से पार्ट रहा ही रहा, और बोधिसत्वा का मतलब है जिसको ट्रू नॉलेज प्राप्त हो गई हो, लेकिन जिसने अभी निब्बाना प्राप्त नहीं किया हो, जिसने अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया हो, जिसने जीवन और मृत्यु के साइकिल से पूरी तरह अपने आप को फ्री नहीं किया हो। तो ऐसा कहा जाता है कि गौतम ने भी मेघा और सुमेधा के तौर पे अपने पहले के जन्मों में बोधिसत्वा की तरह शायद जन्म लिया होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्धाहुड का जो रास्ता है चुनने के लिए, उनसे पहले के जो बुद्धा थे दीपांकरा, उनकी प्रेजेंस में ही उन्होंने अपना वो रास्ता तय किया। यह भी कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट है कि दूसरों के लिए कंपैशन होना चाहिए, ये बोधिसत्वा बुद्धा सभी एक ही चीज सिखाते हैं, एम्फसाइज करते हैं। बस इतना हुआ कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में बोधिसत्वा की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती हुई देखी गई। और अगर आप ट्रेडिशनल ओल्डर पुराने बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें जो अल्टीमेट एम था आपका, वो था निब्बाना प्राप्त करना, एक अरहट बन जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, संसार से मुक्ति पा लेना। लेकिन महायान सेक्ट ने कहा कि आपको नॉलेज मिल जाए, आपको एनलाइटनमेंट मिल जाए, आप दुनिया से मुक्ति पा लें बर्थ रीबर्थ की साइकिल से, यह एक लेसर छोटा गोल है। आप खुद मुक्ति पालें लेकिन दूसरों को मदद ना करें नॉलेज पाने में, मुक्ति दिलाने में, तो यह कहीं ना कहीं एक छोटा गोल माना जाएगा कंपेयर टू इसके कि आप खुद नॉलेज पालें, आप निब्बाना ना प्राप्त करें, आप इस दुनिया में ही रहें और बाकी लोगों को भी असली नॉलेज, असली ज्ञान, एनलाइटनमेंट, बोधिसत्वा प्राप्त करने में आप मदद करें। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है महायान बुद्धिज्म में और हीनयान बुद्धिज्म में। इसका मतलब ये जो क्रूशियल डिफरेंस रहा कि ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में या हीनयान बुद्धिज्म में जो अल्टीमेट एम रहा किसी का भी, वो निब्बाना मोक्ष प्राप्त करके अरहट बनने का, वहीं महायान बुद्धिज्म में जो अल्टीमेट एम रहा कि निब्बाना प्राप्त मत करिए, जस्ट उससे पहले नॉलेज पाके आप रुक जाइए, बोधिसत्वा आप बनिए और बोधिसत्वा बन के आप दूसरों की मदद करिए ग्रेट विजडम, ग्रेट नॉलेज प्राप्त करने में। ये जो फाइनल स्टेप है निब्बाना का, मोक्ष का, मुक्ति का, ये आप महायान बुद्धिज्म में नहीं लेंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे इस गोल को अचीव करने में, नॉलेज अचीव करने में, उनको भी बोधिसत्वा बनने में। इसके अलावा ग्रेट कंपैशन, महाकरुणा, जैसे कि हीनयान बुद्धिज्म का कोर प्रिंसिपल रहा है, कि एलिमेंट रहा है, उसी तरीके से बोधिसत्वा महायान बुद्धिज्म का मेन सेंट्रल प्रिंसिपल रहा है। इसके अलावा कैसे आप निब्बाना प्राप्त करेंगे, कैसे आप बुद्धाहुड प्राप्त करेंगे, ये जो अर्लियर ट्रेडिशंस में रिकमेंडेशंस थी, कैसे आपको कंडक्ट करना होगा, क्या प्रैक्टिसेस होंगी, हीनयान बुद्धिज्म में भी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की कंडक्ट और प्रैक्टिसेस रिले करती हुई देखी गई हैं। इसके अलावा कि बोधिसत्वा को आप कैसे प्राप्त करेंगे, क्या रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, क्या क्या स्टेजेस होंगी, किस तरह से आपको अलग अलग तरह के परफेक्शंस प्राप्त करने होंगे, जिनको कहा गया परमिताज। शुरुआत में 6 परमिताज रहे, बाद में उसको एक्सपेंड करके 10 परमिताज हो गए, इसको भी ले डाउन किया गया। और ये जो 10 डिफरेंट स्टेजेस, प्रैक्टिसेस, परफेक्शंस, परमिताज रहे, पहला जनरोसिटी मतलब दान दीजिए, दूसरा गुड कंडक्ट मतलब शिला, पेशेंट फोरबियरेंस मतलब शांति, मेंटल स्ट्रेंथ वीर्य, मेडिटेशन ध्यान, विजडम प्रज्ञा, स्किलफुलनेस इन मीन्स उपाय कौशल्य, डिटर्मिनेशन प्रानिधाना, पावर बल, नॉलेज जनना।
जो अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रहे, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रहे, जिनको पाली कैनन में कोडिफाई किया गया, उसमें बुद्धा को एक इंसान माना गया है, एक मैन माना गया है, एक पुरुष माना गया है। लेकिन ऐसे पुरुष जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया हो, सही नॉलेज मिल गई हो, अरहट बन गए हो। और ये एक पुरुष तो थे लेकिन बाकी सबसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल थे, इसलिए इनको एक महापुरुष का दर्जा ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में दिया गया। एक ऐसे टीचर जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, अनइक्वल्ड टीचर एट पार एक्सीलेंस। और इसी तरीके से वो साल्वेशन, मोक्ष या फिर निब्बाना के रास्ते पे चलते थे, निब्बाना प्राप्त करते थे, अरहट बनते थे। और ट्रेडिशनल बुद्धिज्म, मतलब जिसको अब हीनियन बुद्धिज्म कहा जाने लगा, उसमें एक समय पर सिर्फ एक ही बुद्धा हो सकते थे। और अगले बुद्धा तभी बनेंगे जब पिछले बुद्धा का जो इन्फ्लुएंस है, टीचिंग्स हैं, उनका असर खत्म होता हुआ देखा जाएगा। और ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में बुद्धा के साल्वेशन के बाद या उनकी डेथ के बाद एग्जैक्टली क्या होता था, यह तो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। महायान ने इस पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिया। उन्होंने कहा कि हम निब्बाना प्राप्त नहीं करना चाहते, हम अरहट नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ बोधिसत्व बनना चाहते हैं। और उन्होंने ज्यादा फोकस करना शुरू किया ट्रांसेंडेंट बुद्धास या बोधिसत्व पे, कि संसार से निब्बाना प्राप्त करने से एक कदम पहले जस्ट आप रुक जाइए। और ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में, हीनियन बुद्धिज्म में जो ये कहा गया कि एक समय पे एक ही बुद्धा होंगे, महायान बुद्धिज्म में कहा कि एक समय पे कई बुद्धास हो सकते हैं, एक समय पे कई बोधिसत्वास हो सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ नाम आप लें, मैत्रेया, अवलोकितेश्वरा, इसके अलावा मंजुश्री, ये सभी बोधिसत्वास एक साथ रहे, एक समय पे रहे, सभी ने एक साथ काम किया कि किस तरीके से बाकी लोगों की मदद करें, वो बुद्धा के फील्ड्स में, बुद्धा के क्षेत्र में, उनको सही नॉलेज देने के लिए और उनको बोधिसत्व के डायरेक्शन में ले जाने के लिए। महायान को अगर आप फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो इसकी दो मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स रही, एक रही मध्यमिका और दूसरी रही योगाचारा। जो मध्यमिका स्कूल रही, इसके फाउंडर कौन होंगे? इसको बनाया, फाउंड किया 2nd सेंचुरी सीई में नागार्जुना ने। और इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क उस वक्त का रहा, उसका नाम रहा मूला मध्यमिका करेका, मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं आपकी रूट्स रहनी चाहिए। इसके अलावा जो महायान की मध्यमिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी रही, उनका मेन फोकस रहा शून्यता पर, एम्प्टीनेस पे, खालीपन पे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इनका रहा। और शून्यता का यह मतलब नहीं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका यह मतलब है कि जो दिखता है बहुत बार, ज्यादातर, जनरली मिसलीडिंग होता है। और इस वजह से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी सब्सटेंस परमानेंट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारी अभिधर्मा टेक्स्ट हैं, वो धर्मास के बारे में हमें बताती हैं। और वो कहते हैं कि धर्मास में एक्चुअली अगर आप देखें तो जो बेसिक एलिमेंट हैं वो माइंड और मैटर से मिलकर बनते हैं, वही यूनिवर्स को भी बनाते हैं। नागार्जुन के एनालिसिस के हिसाब से जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो बुद्धा की टीचिंग के हिसाब से ये कहती है कि धर्म एक्चुअली शून्यता की तरफ ले जाते हैं, एम्प्टी हैं, शायद एग्जिस्ट ना करते हों। बाद के जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहे माध्यमिका स्कूल के, वो रहे आर्यदेव, बुद्ध पलेता, भावविवेका, चंद्रकीर्ति और शांतिदेव। सेकेंड फिलोसॉफिकल स्कूल जो रही महायान स्कूल की, जिसको कहा जाता है योगाचारा स्कूल। योगाचारा नाम से ही समझिए। और ये कंटेन हमें मिलती है कुछ सूत्रा टेक्स्ट में, जैसे कि लंकावत्रा, जैसे कि समधिनी मूर्छना। ये जो स्कूल है योगाचारा, इसका मेन फोकस रहा कि किस तरीके से जो आपका हाईएस्ट गोल है बोधिसत्व प्राप्त करने का, उसको आप मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्शियसनेस है उसका बहुत डिटेल में अकाउंट दिया हुआ है योगाचारा स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म में। और जिस तरीके से जो अर्लियर बुद्धिस्ट थॉट हुआ करता था, उसमें 6 तरीके की कॉन्शियसनेस की बात की जाती थी, उसमें 2 और एक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को योगाचारा स्कूल ने जोड़ा। उन्होंने कहा ये जो एडिशनल 2 लेवल हैं कॉन्शियसनेस के,
पहला उसमें कहा जाएगा क्लिष्टा मानस। क्लिष्टा मानस का मतलब है कि कोई भी डिफाइल्ड माइंड हो, मतलब किसी तरह का डिस्टॉर्टेड माइंड हो, भटका हुआ माइंड हो, डिविएंट माइंड हो, जिसमें ईगो आ गया हो, आईनेस आ गया हो, डिल्यूजन आ गया हो। और जो दूसरा कॉन्शियस लेवल होगा, इसको कहा जाएगा अलाया विजनना। मतलब ये वो स्टोर होगा जिसमें वो सभी बीज सीड्स होंगे, जहां स्टोर रहेंगे, जिसकी वजह से किसी का माइंड भटक जाता है, डिफाइल हो जाता है, डिविएट हो जाता है, डिल्यूजन की तरफ चला जाता है, जिसमें ईगो आ जाता है, आईनेस आ जाता है। और इनकी वजह से ही इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो डिसाइड होती है। एक इंसान के जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं, उसी के हिसाब से दुनिया को वो प्रोसेस करता है, उसको वो परसीव करता है, उसको वो इन्फर करता है। और अगर आप बोधिसत्वा का रास्ता चुनेंगे, उस पाथ को अगर आप चूज करेंगे, तो ये जो इल्यूजन है, डिफाइलमेंट है, डिविएंट बिहेवियर है, ये धीरे धीरे चला जाएगा और परफेक्ट क्लैरिटी और नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। जो योगाचारा फिलोसॉफिकल स्कूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं किस तरीके से कॉन्शियसनेस को एनालाइज किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे डेली के मुंडेन एक्सपीरियंसेस हैं, ये बड़े फंडामेंटल हैं। किस तरीके से हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट होता है, किस तरीके से हमारा माइंड इवॉल्व होता है, किस तरीके से हमारा माइंड बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, परसीव करता है। इसके अलावा इस स्कूल को अगर हम ये माने कि किसने फाउंड किया, तो ऐसा माना जाता है कि योगाचारा स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म को एक मॉन्क रहे जिनका नाम रहा मैत्रेयनाथ, उन्होंने फाउंड किया। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे बाद में प्रोपोनेंट्स रहे, जैसे असंगा या वासुबंधु जो कि 4th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। इसके अलावा स्थिरामति 6th सेंचुरी सीई। इसके अलावा धर्माकीर्ति 7th सेंचुरी। सबसे डायरेक्ट इंप्लीकेशन अगर आप कहें कि पॉपुलर प्रैक्टिस पे महायान का क्या हुआ होगा, तो इसका जो मेन असर पड़ा आम लोगों पे, कॉमन लोगों पे, कि पहले सिर्फ भगवान बुद्धा के जो अवशेष थे, रेलिक्स थे, उनको स्तूपा में पूजा जाता था। लेकिन महायान बुद्धिज्म के राइज के बाद बोधिसत्वास की भी जो इमेजेस थी, उनको भी श्राइन्स में, स्तूपास में पूजा जाने लगा। और जो ट्रेडिशनल हीनयान ओल्डर बुद्धिज्म था, वो कहता था कि अगर आप स्तूपास में रेलिक्स को पूजते हैं, वनरेट करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन महायान बुद्धिज्म कहते हैं कि आपको बुद्धास और बोधिसत्वास की जो इमेजेस हैं, वर्शिप्स हैं, उसको करना ही करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है महायान बुद्धिज्म का। शुरुआत में सिर्फ सिंबल्स को, भगवान बुद्धा के रेलिक्स को, उनकी इमेजेस को ही वर्शिप किया जाता था। अब महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वास को भी वही स्थान, वही इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। अगर आप स्कल्पचरल एविडेंस देखें तो ऐसा लगता है कि जो शिफ्ट रहा प्रैक्टिसेस का, ये एकदम सडन शिफ्ट नहीं रहा, बल्कि ग्रेजुअल शिफ्ट के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। यह भी माना गया कि हमें टेक्स्ट के साथ आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर, कॉइनेज, इन सबको भी देखना ही होगा, तभी आप रिलीजन्स की हिस्ट्री को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज आप कर पाएंगे। आपको मटेरियल रिमेन्स को भी समझना होगा, तभी आप लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाएंगे। वरना हो सकता है कि आपको एक तरफा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए फोर्स कर दिया जाए। अब महायान बुद्धिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, क्या मेन फिलोसॉफिकल स्कूल्स रही, कौन उनके फाउंडर्स रहे, क्या मेन आइडियाज रहे, शून्यता क्या है, इसके अलावा कॉन्शियसनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस अटैच्ड है, बीच का रास्ता क्या है, इन सभी के बारे में आपसे बात की। किस तरीके से बुद्धा के साथ साथ बोधिसत्वास पे भी फोकस किया जाने लगा महायान बुद्धिज्म में। अब जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा एवोल्यूशन देखा जाता है इस पीरियड के दौरान, वो इस बात को लेके है कि विमेन या महिलाओं का बुद्धिज्म में क्या रोल रहा इन 500 साल के पीरियड के दौरान। जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो ओरिजिनल या ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, सिमिलरली जो महायान बुद्धिज्म की जो भी टेक्स्ट हैं, वो विमेन को लेके या फेमिनिटी को लेके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करती हैं। ये जो टेक्स्ट हैं, ये जनरली इस चीज के साथ रिफ्लेक्ट करती है वुमेन की पोजीशन को, कि मैन किस तरीके से अपने आप को इन रिलेशन टू वुमेन उस वक्त देखा करते थे। कई जगह वुमेन को
मिस्टीरियस, इल्यूसिव, सेंशुअल, डेंजरस, वीक के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है बॉडी और माइंड दोनों में। वहीं कई दूसरी जगहों पर इन सिमिलर सेम टेक्स्ट में विमेन को वाइज, मैटरनल, जेंटल, कंपैशनेट और क्रिएटिव ह्यूमन बींग्स के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है। यह भी कहा गया है कि विमेन की जो सेक्सुअलिटी है यह हो सकता है खुद की और दूसरों की जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस हैं उनके लिए एक थ्रेट हो, डेंजर हो। कई सारी स्टोरीज का भी वर्णन देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने मॉन्क्स को टेम्प्ट किया और उनकी स्पिरिचुअलिटी को शायद तोड़ दिया, भंग कर दिया। इसके अलावा जो रास्ता है रेनुंसिएशन का, त्याग का, निभाना का, ये किताबों के हिसाब से विमेन के लिए भी ओपन तो था, लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंस्टांसेस देखे गए हैं जहां एक्चुअली विमेन इस रास्ते को अपना पाई हों। ज्यादातर उनके रोल को हाउस होल्ड तक, घरेलू स्पेयर तक ही सीमित रखा गया है। और जब भी ऐसा कोई इंस्टांस हमें देखने को मिलता है जब विमेन ने संघा में, बुद्धिज्म में बोधिसत्वा की तरफ अपना कदम बढ़ाया हो, एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी देखने को हमें उस वक्त मिलती है। जो महायान टेक्स्ट हैं इसमें बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है कि विमेन का क्या पोटेंशियल है कि वो बोधिसत्वाहुड को प्राप्त कर सकें, उस रास्ते पे वो चल सकें। कई सारी जो महायान टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये इल्यूजरी है, ये इररेलेवेंट है, दोनों ही उस पाथ पे, बोधिसत्वा के रास्ते पे चल सकते हैं। कई जो सूत्रास हैं ये कहते हैं कि विमेन जब तक मेल में कन्वर्ट ना हो जाएं या रीबॉर्न ना हो जाएं तब तक बोधिसत्वा के रास्ते पे नहीं चल सकते। कई सारे टेक्स्ट में मिरेकुलस सेक्स चेंजेस के बारे में भी मेंशन होते हुए हमको मिलता है। जैसे सधर्मा पुंडरिका सूत्रा हमें एक कहानी बताते हैं कि 8 साल की एक फीमेल, एक गर्ल रही जो उस वक्त नागा किंग सगरा की डॉटर हुआ करती थी। जब उन्होंने रास्ता चुना बुद्धाहुड का, बोधिसत्वा बनने का, तो उनका अपने आप सेक्स चेंज हो गया प्रोफेसी के थ्रू। इसके अलावा जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये भी कहती हैं कि ज्यादातर संघा, या मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सारे संघा सिर्फ मॉन्क्स के ही हुआ करते थे। किताबों में कुछ भिक्खुनी या भिक्षुणी संघा भी हमको मेंशन होते हुए मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जो नन्स थी, फीमेल्स थी, वो इन मॉन्क्स या मेल संघास को डोनेट तो कर सकती थी। कई सारे इंस्क्रिप्शंस हमें इस बारे में बताते हैं, लेकिन भिक्षुनी या भिक्खुनी के लिए अलग से जो संघा हुआ करते थे, उनको कोई डोनेट करता था, वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। यह भी देखने को मिलता है कि जो नन्स हैं वो कई बार इंडिविजुअली गिफ्ट करती थी, कई बार कलेक्टिवली गिफ्ट करती थी इन सभी मॉन्क्स के संघास को। मोनास्टिक सेंटर्स में नन्स एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन बहुत नाम या बहुत फेमस नाम देखने को इस पीरियड के दौरान देखने को नहीं मिलते हैं। मोनास्टिक सेंटर्स पे नन्स एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन ना ही तो उनके बहुत नाम सुनने को मिलते हैं, ना ही उनकी फेम के बारे में हमें ज्यादा मेंशन होता हुआ देखा गया है। ज्यादातर जो मोनास्टिक सेंटर्स हुआ करते थे वो मेल मोनास्टिसिज्म को ही प्रेजेंट करते थे। इसके अलावा जो नन्स हैं, और नन्स दूसरी ऑर्डिनरी विमेन के साथ जो मेल मोनास्टिक सेंटर्स हैं उसको दान दक्षिणा, डोनेशन देते हुए तो देखी जाती हैं, लेकिन एक सिंगल इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला है जिसमें भिक्खुनी संघा को किसी ने डोनेशन, दान दक्षिणा कभी दी हो। इसका मतलब एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी रही कि मेल वर्सेस फीमेल जो मोनास्टिक ऑर्डर्स रहे, संघा रहे, मोनास्टिसिज्म रहा, उसमें किस लेवल का पैट्रोनेज, चाहे उस वक्त के राजा महाराजा होते हों या आम जनता हो, दिया करती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर पैट्रोनेज नहीं मिलेगा, दान दक्षिणा नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो अगर कुछ फीमेल मोनास्टिक ऑर्डर्स उस वक्त एग्जिस्ट भी करते होंगे, ज्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। ये जो पीरियड रहा 500 साल का, 200 BC टू 300 CE, इसमें जो बुद्धिस्ट स्तूपा मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है और पूरे सब कॉन्टिनेंट में मेजर स्प्रेड देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या आर्किटेक्चर रहा, क्या स्कल्पचर रहे, ये अगले कुछ लेक्चर में हम आपके साथ और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक
कि किस तरीके से महायान एग्जिस्टेंस में आया इस पीरियड के दौरान, क्या उसके मेजर फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस रहे, क्या मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स रहे, किस तरीके से वुमेन की पोजीशन को देखा गया इस 500 साल के पीरियड के दौरान। और ये जो डिबेट रही हीनयान वर्सेस महायान, ये वर्सेस नहीं, हीनयान फॉर्म ट्रेडिशनल बुद्धिज्म का थोड़ा सा हीनयान फॉर्म ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को थोड़ा सा इवॉल्व करके ही महायान बुद्धिज्म को इवॉल्व कर लिया गया। पहले बुद्धा सिर्फ इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, महायान बुद्धिज्म में बुद्धा के साथ साथ बोधिसत्वा भी इंपॉर्टेंट पाते। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे लेक्चर का दूसरा टॉपिक या लास्ट टॉपिक। आज के लेक्चर में सिर्फ 2 ही टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि जैनिज्म में मेजर क्या चेंजेस आए। ये जो स्किज्म रहा, स्प्लिट रहा, डिवाइड रहा, डिबेट रही दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर की, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे शुरुआत हुई, कैसे एवोल्यूशन हुआ, फाइनली किस शेप और फॉर्मेट में दोनों को इस पीरियड के दौरान देखा गया। जैनिज्म में यही वो पीरियड रहा कि दिगंबर और श्वेतांबर की डिबेट शुरू हुई, स्प्लिट शुरू हुई। एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट कर पाना कि कब डेट, किस महीने, किस साल में शुरुआत हुई, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्प्लिट, ये स्किज्म रफली 300 सी के आसपास शायद हुआ होगा। और दिगंबर ट्रेडिशन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये स्प्लिट हुआ। दिगंबर टेक्स्ट, दिगंबर ट्रेडिशंस के हिसाब से एक फेमिनिन पड़ा नॉर्थ में, इसका मतलब एक सूखा पड़ने की स्थिति हुई नॉर्थ इंडिया में। उसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स उन्होंने मूव करना शुरू किया साउथ इंडिया की तरफ, और इनके लीडर रहे भद्रबाहु, और इन्होंने जाके अपने आप को सेटल किया कर्नाटक के रीजन्स में। 12 साल के आसपास ये वहां रहे। 12 साल के दौरान जब भद्रबाहु की डेथ हो गई तो ये मॉन्क्स वापस आए पाटलिपुत्र मगध में। जब ये वापस आए उन्होंने देखा इन 12 साल में तो बुद्धिज्म में बहुत सारे चेंज आ गए हैं। जो मॉन्क्स अभी भी नॉर्थ इंडिया में रहे, जिन्होंने साउथ इंडिया में मूव नहीं किया, उनके उस वक्त लीडर रहे स्थूलभद्रा। उन्होंने इन 12 साल में बुद्धिज्म की जो कैनन्स रहे इनको कोडिफाई कर दिया। तो जब साउथ इंडिया से ये मॉन्क्स 12 साल के बाद लौट के आए कर्नाटक से, भद्रबाहु की डेथ के बाद, उन्होंने देखा कि नॉर्थ के जो मॉन्क्स हैं उन्होंने अब कपड़े पहनना शुरू कर दिया, जो कि इनको अनएक्सेप्टेबल रहा कि ओरिजिनल जैनिज्म में, ट्रेडिशनल जैनिज्म में तो कभी भी कपड़े पहनने का रिवाज था ही नहीं। मतलब कंप्लीटली आप सब कुछ त्याग देंगे, एक कपड़ा भी आप अपने शरीर पे नहीं रखेंगे। तो फिर इन 12 साल में जो नदर्नर्स हैं, नॉर्थ इंडिया के जो जैन्स हैं, मॉन्क्स हैं, इन्होंने अपने ऊपर कपड़े या वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये जैनिज्म की ओरिजिनल जो टीचिंग्स हैं या जो एसेप्टिक बिहेवियर है कि सब कुछ आप त्याग दीजिए, सब कुछ रिनाउंस कर दीजिए, सारे पोजेशंस आप छोड़ दीजिए, उसके अगेंस्ट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो ग्रुप वापस आया उनको कहा जाने लगा दिगंबर्स। और जो नदर्नर्स थे, जो नॉर्थ इंडिया में ही टिके रहे, जिन्होंने सफेद कपड़े धारण करना शुरू कर दिया, उनको कहा जाने लगा श्वेतांबर्स। जो दिगंबर्स हैं उन्होंने स्थूलभद्रा की लीडरशिप में जो कैनन्स को कोडिफाई किया गया नॉर्थ इंडिया में, उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और श्वेतांबर्स को, ऐसे जैनों को जिन्होंने कपड़े धारण करना शुरू कर दिया स्थूलभद्रा की लीडरशिप में, उनको कहा कि आप फॉल्स जैनाज हैं। इनका एक नाम भी कहा गया जिसको कहा गया जैन भाषा। तो श्वेतांबर्स के हिसाब से जो नरेशन हमें देखने को मिलता है, उनके हिसाब से दिगंबर सेक्ट को लीड करने वाले एक मॉन्क रहे जिनका नाम था शिवाभूति। और शिवाभूति ने जब इस बात को समझना शुरू किया कि जैनिज्म जब शुरू हुआ तो मोनास्टिक न्यूडिटी, मतलब कुछ भी आप धारण नहीं करेंगे, सारे पोजेशंस को आप पूरी तरह छोड़ देंगे, क्यों ना हम फिर से ओरिजिनल जैनिज्म की तरफ मूव कर जाएं। और उन्होंने कहा जो ओरिजिनल ट्रेडिशन रहा जैनिज्म का कि कुछ भी धारण नहीं करेंगे, भगवान महावीर की डेथ के बाद उस ट्रेडिशन में जो परिवर्तन आए, चेंजेस आए, जो ये मोनास्टिक न्यूडिटी का कल्चर छूट गया, क्यों ना हम फिर से ओरिजिनल जैनिज्म की तरफ जाएं।
और उन्होंने रीइंस्टीट्यूट किया इस प्रैक्टिस को जिसको कहा जाता है मोनास्टिक न्यूडिटी। हम कुछ भी वस्त्र धारण नहीं करेंगे दिगंबर सेक्ट के नाम से। दोनों दिगंबर और श्वेतांबर जो अकाउंट्स हैं कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग स्टोरी हमें मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट क्या हिस्टोरिकल वैल्यू होगी, क्या डेट्स होंगी, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो साउथवर्ड माइग्रेशन है मॉन्क्स का, ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो और रफली 4th सेंचुरी बीसी के आसपास ये एक्चुअली अकर हुआ हो। इसके अलावा अगर आप आर्कियोलॉजिकल और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस को भी इन टेक्सचुअल एविडेंस के साथ देखना शुरू कर देंगे तो ऐसा लगता है कि जो स्प्लिट रहा श्वेतांबर्स और दिगंबर्स का एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं था, एकदम से रैंडम नहीं था, अचानक नहीं था, एक ग्रेजुअल मूव था कि जो प्रैक्टिस शुरू में टोटल न्यूडिटी की थी, मोनास्टिक न्यूडिटी की थी कि कुछ भी धारण नहीं किया जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए, इवोल्यूशन हुआ और एक सेक्ट जैनिज्म में कुछ लेवल तक कपड़े या सफेद कपड़े या श्वेत वस्त्रों को धारण करता हुआ देखा गया। इसका मतलब ये जो असर्शन है कि दिगंबर श्वेतांबर 12 साल में एकदम से स्प्लिट हो गए, शायद पूरी तरह कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता। जैसे मथुरा में जो हमें अर्ली तीर्थंकरा की इमेजेस मिलती हैं वो पूरी नेकेड मिलती हैं। ये सिर्फ 5th सेंचुरी सी के आसपास ही ऋषभ जो तीर्थंकर रहे उनकी जो इमेज है उनको लोअर गारमेंट पहनाते हुए या पहनते हुए डिपिक्ट किया गया है। और श्वेतांबर्स की क्लोथ इमेजेस तो और कई सेंचुरीज के बाद हमको देखने को मिली है। जैसे कि एक हमें 5th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिलता है साउथ इंडिया से, वो हमें श्वेतांबर्स के बारे में रेफर करते हुए मिलते हैं, लेकिन अभी भी एक ओल्ड टर्म जिसको कहा जाता है निर्ग्रंथा मतलब बॉन्डलेस मतलब कि नेकेड मॉन्क्स को मेंशन करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5th सेंचुरी तक दिगंबर शब्द वर्ड अभी तक कॉमन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये श्वेतांबर वर्सेस दिगंबर हो सकता है 4th सेंचुरी बीसी के आसपास इसकी शुरुआत हुई हो, लेकिन रियल प्रैक्टिस में ये 5th 6th 7th सेंचुरी सी के आसपास शायद ज्यादा कॉमनली यूज होता हुआ दिखाई दिया हो। और हो सकता है कि 5th सेंचुरी में जो जैनिस्ट की काउंसिल रही वल्लभी में वो मेजर टर्निंग डिसाइसिव पॉइंट हो और इसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर्स में जो ये डिवाइड है पूरी तरह हार्डन हो गया, मजबूत हो गया। क्योंकि ये 5th सेंचुरी की वल्लभी की जो काउंसिल रही इसमें सिर्फ श्वेतांबर जैन्स ने ही मॉन्क्स ने ही पार्टिसिपेशन किया, दिगंबर जैन्स को इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया। जो अर्ली मिडिवल यपनिया सेक्ट है वो कहते हैं कि शायद एक्सट्रीम्स नहीं हुआ करते थे। इसका मतलब कि दिगंबर्स कुछ नहीं पहनेंगे, कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करेंगे, इसके बजाय शायद एक बीच की भी पोजीशन उस वक्त देखी गई। मतलब ऐसा लगता है कि मॉन्क्स जब अपने आप में रहते थे तो शायद कोई वस्त्र धारण नहीं करते होंगे, मोनास्टिक न्यूडिटी को फॉलो करते होंगे, लेकिन वहीं जब वो आम लोगों से मिलते थे, अपनी भिक्षा मांगने जाते थे, बैगिंग फॉर आर्म्स के लिए जाते थे, आम जनता के बीच में शायद कुछ ना कुछ लेवल पे वस्त्र धारण करके ही शायद उस वक्त जाते रहे होंगे। फाइनली जो श्वेतांबर हैं ये कहां सेटल हुए? वेस्टर्न इंडिया में। और जो दिगंबर्स हैं ये सेटल हुए साउथ इंडिया में। इसके अलावा 40 से भी ज्यादा ट्रैक्ट्स हैं शर्वाकाचारा जो किस तरह का जेनालिटी का कंडक्ट होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। इनकी शुरुआत होती है 2nd सेंचुरी के कुंडा कुंडा चरित्र परभिता से लेके 17th सेंचुरी की यशोविजा की धर्म संग्रहिका। ये जो टेक्स्ट हैं अलग अलग स्टोरीज हमें बताती हैं, डिटेल इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि क्यों बहुत जरूरी है जो आपके वाउज हैं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपने आपके वाउज को तोड़ा उसके लिए फिर आपको पश्चाताप के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा इस चीज को भी ले डाउन करती हैं कि आपको कंप्लीट रिन्यूंसिएशन के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली प्रोग्रेसिवली इस चीज को आप कैसे कर पाएंगे ये हमें मिलता है सर्वाका प्रतिमा में। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट इस सिमिलर लाइंस में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आप कह सकते हैं जो लेटी के लिए
ये सारे रूल्स प्रिस्क्राइब करती है वो है 12th सेंचुरी की थेरावाड़ा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसका नाम है, जिसको लिखा गया आनंद ने और जिसका नाम है उपासा कंजला मकराम। इसके अलावा इस पीरियड में यह भी देखा गया कि चाहे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो चाहे जैनिज्म हो, दोनों में ही हो सकता है फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, लेकिन जो संस्कार थे वो कहीं ना कहीं अभी भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस पे ही बेस्ड थे। और अगर जैना लेटी के लिए पहला, या जैना कॉमन लोगों के लिए पहला एफर्ट आप कह सकते हैं जिसमें कहा गया कि आप ब्राह्मणिकल संस्कारों के बजाय अब हम नया जैना इंटरप्रिटेशन आपको देंगे कि जैन्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इसको आप इन सेंचुरीज, अर्ली सेंचुरी सी में ही आप ट्रेस बैक कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि किस तरीके से आप वर्शिप करेंगे, क्या आपके रिचुअल्स होंगे, और यही वो पीरियड रहा जहां जैनिज्म में टेंपल कल्ट और ले रिचुअल्स का राइज होते हुए देखा। लोहानीपुर पटना के पास वहां पर एक नेकेड और हेडलेस स्टोन टॉर्सो हमको देखने को मिला है जो मौर्यन पीरियड के आसपास का है। इसको जैना तीर्थंकरा के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है कि लोहानीपुर में पाया गया जैना तीर्थंकरा का जो ये मौर्यन पीरियड का मेल टॉर्सो है, ये शायद सबसे पुरानी जैना इमेज भी कही जा सकती है। इसके अलावा और भी जैना इमेजेस के बहुत सारे एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं 200 BC के बाद से, और यही वो पीरियड रहा जहां जैनिज्म में भी टेंपल कल्ट, मंदिरों का कल्ट स्टार्ट होता हुआ देखा गया। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जैनिज्म में मंदिर बनाने का, उसमें पूजा करने का जैन टेंपल कल्ट जो जैनिज्म का मोनास्टिक ऑर्डर था उसके कंट्रोल में नहीं था, अलग से बाहर से डेवलप होता हुआ देखा गया, जो कि बुद्धिज्म के पूरी तरह अपोजिट है। बुद्धिज्म में जो भी टेंपल्स रहे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स रहे, श्राइन्स रहे, सभी के ऊपर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, मोनास्टिक ऑर्डर है, संघा है, उसका पूरा कंट्रोल रहा। लेकिन जैनिज्म में जो जैना टेंपल कल्ट इवॉल्व होते हुए देखा गया इस पीरियड में, उसके ऊपर जैना मोनेस्टिक ऑर्डर का कंट्रोल नहीं देखा गया। दिगंबर जैन श्राइन्स या टेंपल्स में पूजा कौन करवाएगा? एक प्रीस्ट करवाएंगे। वहीं श्वेतांबर जैन टेंपल्स में पूजा पाठ कौन करवाएगा, रिचुअल्स कौन करवाएगा? कोई अलग से स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट नहीं करवा पाएंगे। आम आदमी, लेटी, ले पीपल इन सारी एक्टिविटीज को खुद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आम लोगों के लिए रिचुअल्स हैं, ले रिचुअल्स हैं, राइट्स ऑफ पैसेज हैं, किसी की मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार हैं, उसमें चाहे दिगंबर्स हों चाहे श्वेतांबर्स हों, किसी तरह के मॉन्क्स, किसी भी तरह की प्रीस्टली क्लास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखे गए जैनिज्म के इस पूरे 500 साल के पीरियड में। इसके अलावा 1st सेंचुरी BC का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जिसमें कलिंगा के किंग खारावेला को दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि जीना की जो इमेज है उसको वो रिट्रीव कर रहे हों, उसको वो बाहर निकाल रहे हों। और इसको ही जैनिज्म में इमेज वर्शिप का पहला, सबसे पुराना एपिग्राफिक रेफरेंस माना गया है। इसी तरीके से अगर जैना मोनास्टिसिज्म में सबसे पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग सेंटर की अगर आप बात करें तो वो है उड़ीसा में उदयगिरी और खानगिरी केव्स या गुफाएं। इसके अलावा मथुरा एरिया में बहुत मात्रा में हमें जैना इमेजेस मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। कहीं ना कहीं मथुरा एरिया में जैनिज्म बहुत उस वक्त पॉपुलर रहा होगा, इसके बारे में हमें बहुत सारे इंडिकेशंस और एविडेंस मिलते हैं। मथुरा बड़ा इंटरेस्टिंग कोफ्लुएंस रहा, चाहे अर्ली हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सभी के एविडेंस हमें मथुरा एरिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मथुरा के कनकली टीला के पास में हमें जैना स्तूपा भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्तूपा का वेनरेशन था, पूजा पाठ था, यह सिर्फ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में एक्सक्लूसिव नहीं था। जैनास भी काफी इंस्टेंसेस में स्तूपास की वेनरेशन, पूजा पाठ, उनकी इंपॉर्टेंस को मानते थे। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है या बाद के टेक्सचुअल एविडेंस हैं, वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये कनकली टीला जो मथुरा में है, इसका नाम रखा गया देवा निर्माता स्तूपा, मतलब ऐसा स्तूप जिसको भगवान ने बनाया हो। इसके अलावा
जैनिज्म का जो स्प्रेड रहा साउथ इंडिया में, फार साउथ में, डीप साउथ में, उसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं महावंशा में, जिसमें हमें कैसे हाउसेस बनाए गए, कैसे जैना टेम्पल्स बनाए गए, किसके लिए? जैना निगंथा के लिए। और अनुराधापुरा जो श्रीलंका में है उसमें 4th सेंचुरी के आसपास किसने बनाया? किंग पांडु काव्या ने। इसके अलावा मदुरई के आसपास भी हमें मैग्निफिसेंट जैना टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं तमिलनाडु और केरला एरियाज में, उसमें भी हमें अनइक्विवोकल एविडेंस मिलता है कि जो जैना मॉन्क्स हुआ करते थे, नन्स हुआ करते थे, वो पॉलिटिकल और सोशल एलिट्स की काफी पैट्रोनेज कई सेंचुरीज तक एंजॉय करते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 खत्म होता है। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की, इमर्जेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड दिगंबर श्वेतांबर स्किज्म इन जैनिज्म। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 30, उसमें करीब 6 टॉपिक्स हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस 500 साल के पीरियड में जो रिलीजियस आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स हैं वो इवॉल्व होते हुए देखे गए, क्या अर्ली हिंदू टेम्पल्स और स्कल्पचर्स हमें इस पीरियड के बारे में बताते हैं, किस तरीके से टेम्पल्स को, स्कल्पचर्स को बनाया गया। इसके अलावा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें जो स्तूपास हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और सेंट्रल इंडिया के जो मेजर स्तूपास हैं सांची में और बहरूच में, उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 30, हम क्लोज आउट करेंगे आंध्र प्रदेश के स्तूपास के डिस्कशन के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।